प्रिय विद्यार्थियों, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत अनुसंधान के क्षेत्र में समस्या के चयन के अंतर्गत उसके स्रोत क्या होते हैं, उसके सोर्सेस क्या होते हैं, आज की चर्चा हमारी उस पर केंद्रित होगी। जब हम समस्या के स्रोतों की चर्चा करते हैं कि वास्तव में अनुसंधान के लिए जिस समस्या का चयन हम कर रहे हैं या करेंगे उसका सोर्स क्या होगा, तब हमारा ध्यान जेसी अल्माक की पुस्तक रिसर्च एंड थीसिस राइटिंग, जो कि 1930 में प्रकाशित हुई थी, उसकी ओर जाता है। उसमें जेसी अल्माक ने 4 साधनों की चर्चा विशेष रूप से की है, जिसमें पहली बात जेसी अल्माक ने यह कही है कि ऐतिहासिक अभिलेख जो अब तक ज्ञात हैं उसका विश्लेषण किया जाए। एक समस्या का स्रोत यह भी हो सकता है। दूसरा बात जेसी अल्माक ने यह कही कि पूर्व की व्याख्या में जो कमी रह गई है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए या कोई अंधकारपूर्ण क्षेत्र खोजा जाए जो कि अनुसंधान कार्य के लिए अनुकूल हो। इसके अतिरिक्त तीसरी बात जो जेसी अल्माक के द्वारा कही गई है वह यह है कि अनियमितताओं, विरोधाभासों और मत भिन्नता के विभिन्न स्थल हो सकते हैं। ऐसे स्थलों को ढूंढा जाए जिनके निष्कर्षों की जांच अब तक नहीं की गई हो, यह भी समस्या का क्षेत्र हो सकता है। और चौथी बात जेसी अल्माक के द्वारा यह कही गई कि अपने अनुसंधान के विषय से रिलेटेड जो गोष्ठी होता है, अध्ययन होता है, चिंतन होता है, सेमिनार होता है, उस क्षेत्र में जब हम दृष्टिपात करते हैं तो वहां से भी हमें समस्या प्राप्त होती है। इसके अलावा जो क्षेत्र अब तक उपेक्षित रहे हैं उन क्षेत्रों से भी, जैसे रीजनल हिस्ट्री का क्षेत्र है, इतिहास के अध्ययन में रीजनल हिस्ट्री का क्षेत्र उपेक्षित रहा है, उस क्षेत्र में भी हमें समस्या या अनुसंधान के विषय आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। और अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में हमें पद्धति का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि हम उस विश्लेषण के द्वारा समस्या को प्राप्त कर सकें। ये चर्चा जेसी अल्माक के मतानुसार थी। नेक्स्ट जब हम समस्या के स्रोतों पर बात करते हैं तो एक अन्य व्यक्ति एच एबेल्सन हुए, जिनकी पुस्तक है द आर्ट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। यह पुस्तक 1933 में प्रकाशित हुई थी। इसमें एबेल्सन ने 4 सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव एबेल्सन का यह था कि एजुकेशन का जो प्रोसेस है, शिक्षा की जो प्रक्रिया आज अपनाई जा रही है, उसके बारे में हमें जब हम इस क्षेत्र से जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें ये बदलाव होना चाहिए, ये सुधार होना चाहिए, और हमारे मन में जो अंतर्द्वंद होता है उससे भी समस्या उत्पन्न होती है और यह भी अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य आता है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात एबेल्सन के द्वारा जो कही गई वह यह कि जब भी हम किसी थीसिस को देखते हैं, किसी शोध प्रबंध को देखते हैं, तो उसके अंत में रिसर्चर भावी अध्ययन संबंधी सुझाव देता है, सजेशंस फॉर फर्दर स्टडी। उसको देखकर, जैसे एक अनुसंधानकर्ता ने एक विषय विशेष में एक बिंदु पर, एक समस्या पर कार्य किया, लेकिन अंत में वह कुछ क्षेत्र सुझाता है कि इस पर यह कार्य और किया जा सकता है। उसको देखकर भी हम समस्या का चयन कर सकते हैं। साथ ही साथ रिसर्च वर्क जो अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं,
उनके कंक्लूजन को देखकर, उनके निष्कर्ष को देखकर या उसके निचोड़ को देखकर एक बुद्धिमान व्यक्ति अनेक समस्या को ढूंढ निकालता है। यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखना होगा कि एक अनुसंधानकर्ता को जिज्ञासु तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ सकारात्मक दृष्टिकोण भी उसमें होना चाहिए। इसके लिए हमें अनेक स्थानों पर ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि अगर एक गिलास में आधा गिलास पानी है तो उसे हम कहेंगे कि आधा गिलास पानी भरा है, यह न कहें कि गिलास आधा खाली है। तो ये जो सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण है, उसमें एक रिसर्चर को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, और जो व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा, उसमें बुद्धिमता होगी, वह व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में अनेक समस्या को ढूंढकर निकाल कर सामने ला सकता है। इसके अलावा एबेल्सन कहते हैं कि वह क्षेत्र जो अब तक उपेक्षित रह गया है, जिन पर कार्य नहीं हुआ है, उस क्षेत्र पर भी हम कार्य कर सकते हैं। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे इतिहास में अलग अलग खंड हैं, अलग अलग पार्ट हैं, उस पर काफी कार्य देश भर में हो चुके हैं, लेकिन जो रीजनल हिस्ट्री का क्षेत्र है, जो आपके क्षेत्र का इतिहास है, उस पर अब तक कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। इसलिए अगर उस दिशा पे कार्य किया जाए जो कि अब तक उपेक्षित है, तो एक अच्छा कार्य सामने आ सकता है और एक अच्छा योगदान एक रिसर्चर का अपने क्षेत्र विशेष के प्रति हो सकता है। तो इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, या रीजनल हिस्ट्री के क्षेत्र में समस्या का चयन करने की विशेष आवश्यकता है। जब हम जेसी अल्माक और एच एबेल्सन के मतों के बारे में बात करते हैं या उसका विश्लेषण करते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी अनुसंधान में समस्या के स्रोतों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया है। जैसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के W.A. मैककाल ने एक पुस्तक लिखी, हाउ टू एक्सपेरिमेंट एजुकेशन, 1972 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उसमें उन्होंने यह कहा है कि एक शिक्षक या एक अनुसंधानकर्ता रोज अनेक समस्याओं का सामना करता है, उन्हीं में से ही समस्या का चयन किया जा सकता है। साथ ही साथ समाज में सामाजिक विकास के दरमियान या सामाजिक क्षेत्र में हम सामाजिक समस्याओं को भी विशेष रूप से अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ जब एक शिक्षक क्लास में लेक्चर देता है या डिस्कशन करता है या सेमिनार के रिपोर्ट्स होते हैं या अन्य प्रकार का चर्चा परिचर्चा परिसंवाद होता है, उससे भी हम अनेक समस्याएं प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप एक मैग्नेट की तरह कार्य कीजिए, जहां लोहा दिखा उसको आप खींचने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह समस्या हमारे सामने बहुत सारी हैं। अब आवश्यकता इस बात का है कि हम किस समस्या का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी न्यूज का प्रकाशन होता है, उसमें देश भर के विश्वविद्यालयों से जो थीसिस अवार्ड होता है, अलग अलग संकाय में अलग अलग विषय में, उसका ब्यौरा उसमें दिया होता है। उसको देखकर भी हम समस्या के बारे में चयन कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। और समस्या के चयन में अपने सुपरवाइजर का परामर्श भी बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि एक रिसर्चर को एक सुपरवाइजर के अंडर में या उसके निर्देशन में कार्य करना होता है, और निर्देशक सतत रूप से अनुसंधान के क्षेत्र में संलग्न होते हैं, कार्य करते हैं, कराते हैं, तो उनको इस क्षेत्र का एक अनुभव होता है। इसलिए निर्देशक का परामर्श भी समस्या के चयन में या समस्या के स्रोत को जानने में बहुत आवश्यक माना जाता है। गुड, बार
और स्केट्स ने मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च नाम की एक पुस्तक लिखी जो 1941 में पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो अनुसंधान हो चुका है उसका एक बार पूर्वावलोकन एक रिसर्चर को अवश्य करना चाहिए कि हमारे विषय में किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार से कार्य हुआ है, नवीन प्रवृत्तियां क्या हो सकती हैं, उसका भी विश्लेषण उसे करना चाहिए और अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है इस बिंदु पर या इस समस्या पर, उस पर भी उसको एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हुए समस्या को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। गुड तथा स्केट ने 7 स्रोतों पर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया है, जिसमें पहली बात उन्होंने कही है स्पेशलाइजेशन के बारे में, विशेषज्ञता के बारे में, कि आपकी विशेषज्ञता किस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र से रिलेटेड समस्या के बारे में हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी बात गुड तथा स्केट ने यह कही कि शैक्षिक कार्यक्रम जो होता है उसका हमें अनुसरण करना चाहिए, अध्ययन का जो प्रोग्राम है उस पर विचार करना चाहिए और ज्ञान के किसी क्षेत्र का विश्लेषण भी एक अनुसंधानकर्ता को करना चाहिए। वर्तमान जो क्रियाएं हैं और उसकी आवश्यकताएं हैं उस पर भी विचार करना चाहिए और इसके साथ साथ अनुसंधान की पुनरावृत्ति तथा प्रसार के क्षेत्र में भी हम समस्या के स्रोत को प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययन के विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न पार्ट्स हैं और उन सभी क्षेत्र में समग्र रूप से जाकर हम समस्या के स्रोत को ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने जेसी अल्मार्क, एच एबेल्सन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के W.A. मैककाल, गुडबार स्केट की जो विचार धाराएं थीं या जो उनका अभिमत था या उनका मंतव्य था उस पर हम लोगों ने बात किया। लेकिन इन सब की बातों का जब हम समग्र रूप से विश्लेषण करते हैं तो निष्कर्ष तौर पर हमें पाते हैं कि अनुसंधान के लिए सबसे पहला कार्य समस्या के चयन में या समस्या के स्रोत के अंतर्गत यह हो सकता है कि हमें सबसे पहला कार्य करना है क्षेत्र का निश्चय करना। जैसे एक टूरिस्ट पर्यटन के लिए जब जाता है, टूरिज्म के लिए जाता है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में उसे पहले पहल यह डिसाइड करना होगा कि उसे पर्यटन के लिए, सैर सपाटे के लिए भारत के किस हिस्से में जाना है। नॉर्थ इंडिया में जाना है, साउथ इंडिया में जाना है, ईस्ट इंडिया में जाना है, वेस्ट इंडिया में जाना है। तो ये क्षेत्र का निश्चय करना बेहद जरूरी होता है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा इतिहास विषय के अंतर्गत मैं अनुसंधानकर्ताओं को यह बताना चाहूंगा कि प्राचीन भारत, मध्ययुगीन भारत, आधुनिक भारत या भारत का राष्ट्रीय आंदोलन या किसी व्यक्ति विशेष पर या क्षेत्रीय इतिहास पर हमको किस क्षेत्र में कार्य करना है, इसका भी निश्चय आरंभिक तौर पर कर लेना चाहिए। और जब यह निश्चय हो जाएगा तब हमें जो रिलेटेड साहित्य है, संबंधित साहित्य हैं, उनका गहन अध्ययन करना होगा। विषय की जानकारी, उस समस्या की जानकारी को हमको प्राप्त करना होगा। इसके लिए टेक्स्ट बुक्स हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं और जो प्रीवियस रिसर्च हुए हैं उसकी जानकारी या उसके बारे में एक अध्येता को जानकारी होना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में थीसिस रूम होता है। एक रिसर्चर को थीसिस रूम में जाकर पुराने अनुसंधान कार्य को, थीसिस को देखना चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालय में किस किस विषय में, किस किस समस्या पर अपने विषय के अंतर्गत कार्य हुआ है। और इसके पश्चात इंटरनेट के माध्यम से, शोध गंगा के माध्यम से, गूगल स्कॉलर के माध्यम से किस किस क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं उसकी जानकारी एक अध्येता को
करनी चाहिए और इतना कार्य कर लेने के पश्चात अनुसंधानकर्ता को अपने सुपरवाइजर से संपर्क करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए और समस्या को सामने लाने की कोशिश करना चाहिए। इस प्रकार एक वैज्ञानिक निरीक्षण के द्वारा अनुसंधानकर्ता स्वयं के अनुभव से समस्या का चयन कर सकता है और अनुसंधान की दिशा में आगे बढ़ सकता है। थैंक यू।